प्रणाम बच्चों। इन पार्ट नंबर 8 बेटा वी स्टार्ट अवर लर्निंग विद ग्रीन रिवॉल्यूशन, यानी कि जिसको हम बेटा हरियाली क्रांति बोलते हैं। इसकी ज़रूरत देश को क्यों पड़ी बेटा? बराबर, क्योंकि 1980s तक का 79 तक का ऐसा बेटा टाइम पीरियड रहा जब भारत बहुत सारे जो हमारे मेजर क्रॉप्स थे बेटा, जैसे वीट है, पैडी है, हमारी जो पॉपुलेशन है उसके हिसाब से कहीं ना कहीं हमको इनको एक्सपोर्ट करना पड़ता था। बराबर, हमारा प्रोडक्शन उतना नहीं हो पाता था जितना हम हमारी आबादी को खिला पाए। तो एक एग्रीकल्चर कंट्री होने के बावजूद भी जब ये कंडीशन थी बेटा हमारे एग्रीकल्चर की, तो बहुत ही एक तरीके से देखा जाए तो शेमफुल है, ये शर्मनाक है कि एक कृषि प्रधान देश है लेकिन वो उतना प्रोडक्शन नहीं कर पा रहा है जितना उसके देश की आबादी की ज़रूरत है। तो कहीं ना कहीं इंडिया के लिए बेटा एग्रीकल्चर में बहुत बड़े बदलाव की ज़रूरत थी, और वो बदलाव हम 1960s के टाइम पीरियड में हमने ग्रीन रिवॉल्यूशन स्टार्ट किया बेटा 5 years प्लान के थ्रू। और कहीं ना कहीं जो है इस ग्रीन रिवॉल्यूशन के हमको बहुत ही बेटर और पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले, और आज हम इंडियन एग्रीकल्चर को वर्ल्ड के हर उसमें देख सकते बेटा, क्रॉप्स में कहीं अब वो सेकंड है, कहीं थर्ड है, कहीं फर्स्ट है, कहीं 1 to 5 में उसका रैंक आता है। हम एबंडेंट प्रोडक्शन कर रहे हैं। बराबर, हम कहीं ना कहीं अब इतना ज़्यादा प्रोडक्शन कर पा रहे हैं कि हम उनको आराम से एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। अब हमको बाहर से अनाज मंगवाने की बेटा इंपोर्ट करने की ज़रूरत पड़ती नहीं है। ओके, सॉरी, शायद आगे के लाइन में मैंने इंपोर्ट की जगह बेटा एक्सपोर्ट वर्ड यूज़ कर लिया था, उसको आप थोड़ा सा सुधार लेना। अब यहाँ देखो कि ग्रीन रिवॉल्यूशन टुक प्लेस इन अवर कंट्री in the decades of 1960, but before that there was a time when there was an acute shortage of food grain in the country. Okay, ये वो टाइम पीरियड था बेटा जब देश के अंदर एक्यूट शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन, अनाज की बेटा बहुत ज़्यादा किल्लत थी। एंड अग्रीग्रेन कंट्री हैड टू इम्पोर्ट द फूड ग्रेन्स, द कंट्री वॉज स्ट्रगलिंग अगेंस्ट द सच डिपेंडेंट कंडीशंस। एक अग्रीग्रेन कृषि प्रधान देश होने के बावजूद भी अगर हमको फूड ग्रेन्स बेटा इम्पोर्ट करना पड़ रहा है, दूसरे देशों से मंगाना पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं बेटा कि किस तरीके से हम एक स्ट्रगल कर रहे थे, है ना। और देख सकते हैं कि हमारा जो डिपेंडेंट है जो दूसरों पे ज़्यादा है बेटा, हम कब उसमें इंडिपेंडेंट बन पाएंगे। ओके, अब ये करने के लिए बेटा ग्रीन रिवॉल्यूशन के जो स्टेप्स थे बेटा के हमने वो क्या बदलाव किए बेटा, जिसकी वजह से हम ये जो ग्रीन रिवॉल्यूशन है बेटा उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स हमको कुछ सालों के बाद मिलने लगे। तो देखो कि द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंक्रीजेस फर्स्ट, पहले तो ये जो 3 लाइन्स का जो पॉइंट है ना, फर्स्ट पॉइंट बेटा, अगर आपको टर्म्स पूछी जाए कि व्हाट इज ग्रीन रिवॉल्यूशन, तो इसमें आपको ये 3 लाइन कंप्लीटली आपको लिखनी है। आपके 9th स्टैंडर्ड में भी ग्रीन रिवॉल्यूशन आता ही था। ओके, थोड़ा सा इसमें और भी डिटेलेड पॉइंट के साथ जोड़ के दिया गया है, तो आपको टर्म्स में भी कभी ग्रीन रिवॉल्यूशन पूछा जा सकता है। ओके, तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। कई बार मैं बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चन है बेटा उनको शायद क्लास वर्क में नहीं ले पाती हूँ, लेकिन जब भी मैं आपको टेक्स्ट बुक एक्सप्लेन करते समय, जब वो चैप्टर एक्सप्लेन करते समय आपको मैं बोलती हूँ कि बेटा यहाँ ब्रैकेट बना दो, ये टर्म्स में आ सकता है, ये शॉर्ट आंसर में आ सकता है, तो उनको आपको पेंसिल से टेक्स्ट बुक में ही नोट डाउन कर लेना है। ओके, ये जरूरी नहीं है कि सारे क्वेश्चन आंसर हम क्लास वर्क में लिख पाएँ, क्योंकि एसएस के ये चैप्टर 7 मार्क्स का है बोर्ड एग्जाम में, और काफ़ी मेजरली इसमें 3 मार्क्स के क्वेश्चन इसी में से आते हैं, 4 मार्क्स का क्वेश्चन इसी में से आता है, सेक्शन डी का डिटेलेड क्वेश्चन। ओके, तो आपको तैयारी रखनी है, आगे 1 आध मार्क्स का ऑब्जेक्टिव भी आएगा, 2-3 मार्क्स में भी 1 आध क्वेश्चन आ सकते हैं इसके। तो अभी आप ध्यान रखेंगे कि पुराने ब्लूप्रिंट में 7 मार्क्स का था, फिर नई जो दूसरी ब्लूप्रिंट सेकेंड ईयर की थी उस हिसाब से 5 मार्क्स का ये चैप्टर हुआ। अभी इस साल इसका रेशियो कितना है ये हमको देखना पड़ेगा, लेकिन आपकी तैयारी कम से कम इस चैप्टर में से 5 मार्क्स आपको कवर करने हैं, ये समझ के आपको तैयार करना है। अब देखो, द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंक्रीजिंग इन द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बिकॉज ऑफ द इम्प्रूव शेड, इंक्रीज यूज ऑफ द केमिकल फर्टिलाइजर, intense effort of the farmers, widespread arrangement for electricity distribution, improve the facilities in irrigation etc. is known as green revolution। एक तरीके से देखा जाए बेटा तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंक्रीज करना किसमें, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में, किस तरीके से करना, तो बेटा बेटर शीड, एक तरीके से शीड में इम्प्रूवमेंट करना, फिर केमिकल फर्टिलाइजर्स के यूजेस बढ़ाना, फार्मर्स की तरफ से उनकी खुद की बेटा कोशिशें करना, बराबर एक तरीके से, और वाइड स्प्रेड अरेंजमेंट, यानी कि खेती के लिए बेटा, फार्मिंग के लिए जितनी भी बेटर अवेबिलिटीज हो सकती है उन अरेंजमेंट को पूरा करना, इलेक्ट्रिसिटी बेटा, इरिगेशन फैसिलिटीज अवेलेबल करवाना,
ओके। ये उनका सेफ्टी का ध्यान रखना बेटा, उनको समय समय पे लोन देते रहना, ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं बेटा जो की गई, जिसकी वजह से जो फार्मर्स हैं बेटा वो एक तरीके से उन्होंने अपना पूरा इफोर्ट लगाया और उसके रिजल्ट हमको मिले। सेकेंड पॉइंट, मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द ग्रीन रिवोल्यूशन वॉज टू इंक्रीज द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। मेन ऑब्जेक्टिव क्या था बेटा, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को इंक्रीज करना। फार्मर्स वेर एनकरेज टू यूज द केमिकल फर्टिलाइजर एंड इंसेक्टिसाइड्स मोर, दिस लेड टू अटेन द टारगेट टू इंक्रीज द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। अब हमारे फार्मर्स जो बेटा ज़्यादातर एक तरीके से देखा जाए तो बेटा पुरानी ओल्ड मेथड्स के साथ काफ़ी मतलब जुड़े हुए थे, और वो जो घरेलू चीज़ें होती है बेटा उन्हीं का खेती में भी बेटा उसी तरीके के फर्टिलाइजर्स और इंसेक्टिसाइड्स का यूज़ करते थे। नो डाउट आज के समय में ऑर्गेनिक फार्मिंग में हम उन्हीं तरफ मुड़े हैं, लेकिन कुछ ऐसे बेटा टाइम पीरियड होते हैं उस समय केमिकल फर्टिलाइजर की थोड़ी बहुत मात्रा में हमको ज़रूरत पड़ती है खेतों में, और करना चाहिए। और उसके साथ साथ बेटा कुछ पर्टिकुलर इस तरीके के इंसेक्ट्स हैं जो फसल को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं, तो हमको उस समय बेटर इंसेक्टिसाइड्स की ज़रूरत पड़ती है। फिर उस समय उसको हम नीम सॉल्वेंट या बटर मिल्क से नहीं भगा सकते, बराबर। कई बार वो पूरे के पूरे, अभी आपने ये टिड्डियों का जो आक्रमण देखा है ना, कितने कुछ ही सेकंड्स के अंदर बेटा ये टिड्डियों का जो पूरा का पूरा एक ग्रुप आता है बेटा, उसमें हजारों लाखों टिड्डियां एक साथ होती हैं, और कुछ ही सेकंड के अंदर बेटा 2-3 मिनट के अंदर तो वो इतनी स्पीड में पौधों को खाती हैं कि सब कुछ खत्म कर देती है। तो हमको यहाँ पे बेटर इंसेक्टिसाइड्स की ज़रूरत पड़ती है, और फार्मर्स को इसके लिए एनकरेज किया गया कि वो इनका यूज़ करें, एक्सेसिव मैनर में नहीं, लेकिन जितनी ज़रूरत हो उतना, ताकि प्रोडक्शन बेटर हो पाए। अब थर्ड है कि देयर हैज़ बीन अ रिकॉर्डेड प्रोडक्शन ऑफ व्हीट एंड पैडी ड्यू टू द ग्रीन रेवोल्यूशन। धीरे धीरे बेटा रिकॉर्डेड प्रोडक्शन होने लगा, खास करके पैडी और व्हीट का, जो हमारे इंडिया के मेन क्रॉप्स में है। फिर where there was a scarcity of the food grains in the country, today there is a sufficient storage of the food grains। धीरे धीरे बेटा जो एक तरीके से हमारे यहाँ अनाज की किल्लत थी बेटा वो खत्म हो गई। आज भारत के पास कम से कम 2-3 साल 4 साल तक का बेटा अनाज जो है स्टोरेज हाउसेज में, फूड ग्रेन्स जो है बेटा हमारे पास स्टोरेज है, उनको हमने स्टोर करके रखा हुआ है। यानी कि अगर 1-2 साल बारिश नहीं हो या कुछ किल्लत हो तो हम आराम से, हमारे मार्केट में इनकी कमियां नहीं होंगी। वन ड्रॉट वॉज अ हैजार्ड ऑफ द रेगुलर इंटरवल इन इंडिया, इट एडवर्स द इफेक्ट आर नॉट इन आफ्टर द ग्रीन रिवोल्यूशन। पहले बेटा ड्रॉट की कंडीशन के बाद देश में बहुत ज़्यादा स्टारवेशन यानी भूखमरी फैल जाती थी बेटा, बहुत दिक्कतें आती थी, लेकिन अब उस तरीके की कंडीशंस क्रिएट नहीं हो सकती हैं, क्योंकि हम अच्छा खासा फूड ग्रेन स्टोर कर लेते हैं। ड्यू टू द बफर स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन द कंडीशन ऑफ द ड्रॉट ऑफ स्कैरिटी आर फेस्ड कन्वेंटली, बराबर। जैसे कि मैंने बताया हमारे पास बफर स्टॉक अवेलेबल है, तो अगर 2-3 साल अगर सूखा पड़ा भी है बेटा तो भी अनाज की किल्लत देश में नहीं होगी। द सेल्फ सफिशियंसी इन द फूड ग्रेन इज लैंडमार्क ऑफ द हिस्टोरिक अचीवमेंट ऑफ द ग्रीन रिवोल्यूशन। एक तरीके से देखा जाए बेटा तो अपना जो देश अपने आप में स्वावलंबित हो जाना, बराबर ना। सेल्फ सफिशियंसी का मतलब स्वावलंबित, किसी के ऊपर अवलंबन नहीं होना, स्वावलंबित हो जाना एक तरीके से। तो देख सकते हैं कि ग्रीन रिवॉल्यूशन से हमको ये सारे ऐतिहासिक, एक हमको एक सीमा चिन्ह रूप सिद्धि मिली है बेटा। हमने एक टारगेट क्लियर किया, और आज हम वर्ल्ड के अंदर बेटा बड़े एक्सपोर्टर के रूप में फूड ग्रेन्स में भारत कहीं सेकंड है, कहीं थर्ड है, कहीं फर्स्ट है, बहुत सारे क्रॉप्स में। Today, the production of cash crops has increased and the production of pulses and other cereals has decreased। लेकिन एक ये भी चीज़ है बेटा कि कभी कभी कुछ बदलाव में ऐसा होता है कि काम करने की जो कंडीशंस है बेटा वो सिस्टम में बहुत बड़े बदलाव आ जाते हैं। जैसे हमारे यहाँ फार्मिंग में भी अब बदलाव आया है। अब जो हमारी फार्मिंग है बेटा वो कैश क्रॉप प्रोडक्शन की तरफ ज़्यादा मुड़ गई है ना। मैंने कैश क्रॉप के बारे में हमने आगे पढ़ा, कॉटन है, शुगर कैन है, जूट है। क्यों? क्योंकि वो कमर्शियल फार्मिंग है, अर्निंग पर्पज से की जाती है। इसकी वजह से बेटा जो उसका बैड इफेक्ट है वो हमको देखने को मिल रहा है कि जो दूसरे फूड ग्रेन्स है जिनकी ज़रूरत हमको सही में ज़्यादा है, धीरे धीरे उनके फार्मिंग में कमी आ रही है। अब यह देखो कि सीरियल्स हैज डिक्रीज, पल्सेस एंड सीरियल्स देखा जाए तो कठोल है बेटा, दाल है, इनके प्रोडक्शन में कमी आ रही है विद द रेपिटेशन ऑफ द सेम क्रॉप। और कई बार फार्म्स के अंदर बेटा बार बार साल में एक ही तरीके का क्रॉप बार बार कल्टीवेशन होता है प्रॉफिट लेने के लिए। टू रीच द स्टेज वेयर अदर द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड हैव प्रोग्रेस यूजिंग द बेटर टेक्नोलॉजी इन एग्रीग्रेन फील्ड, वी विल हैव टू बी रेडी फॉर द नेक्स्ट ग्रीन रिवोल्यूशन, बराबर। आज दुनिया के बहुत सारे देश बेटा बेटर टेक्नोलॉजी को यूज़ करके बेटा उन्होंने फार्मिंग में बहुत डेवलपमेंट किया है। तो भारत को भी बेटा
उस डेवलपमेंट को करने के लिए। एक डेवलपमेंट का पार्ट तो हमने क्लियर कर दिया, ग्रीन रिवॉल्यूशन से हम स्वावलंबित हो गए बेटा। अच्छा, मतलब क्वालिटी फॉर्म में हम फूड ग्रेन अब जमा कर पाते हैं, हम एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं। अब हमको हमारे देश के लिए ज़्यादातर इन चीज़ों को इम्पोर्ट नहीं करना पड़ता है, हम दूसरों पे डिपेंडेड नहीं है। लेकिन अब इसको और भी बेटर क्वालिटी फॉर्म में लाने के लिए बेटा, उसमें और सुधार करने के लिए हमको एक सेकंड ग्रीन रिवॉल्यूशन की ज़रूरत है। ओके, तो एक पर्टिकुलरली ये बहुत ही मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है बेटा, ग्रीन रिवॉल्यूशन की शॉर्ट नोट पूछा जाए या क्यों उसके ऊपर मतलब एक तरीके से देखा जाए तो ग्रीन रिवॉल्यूशन करने की ज़रूरत क्यों पड़ी, ऐसा कोई भी ग्रीन रिवॉल्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन आता है बेटा, आपको ये सारे पॉइंट्स उसमें समझा देने हैं, प्रेजेंट कर देने हैं, आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं है। ग्रीन रिवॉल्यूशन को किसी भी तरीके से पूछा जाए, आंसर आपको यही लिखना है। ओके, यही सारे पॉइंट्स उन आंसर में आपको बताने हैं, आपका आंसर क्लियर हो जाएगा। टर्म समझाने को बोले तो भी यही लिखना है, शॉर्ट नोट लिखने को बोले तो भी यही लिखना है, रीजंस के अकॉर्डिंग अगर पूछा जाए तो भी यही लिखना है। ओके, तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब नेक्स्ट पार्ट में बेटा हम रोल ऑफ द एग्रीकल्चर इन इंडियन इकोनॉमी के बारे में देखेंगे। थैंक यू।